नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो जैसे हमने अब पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं DFCCIL के लिए। पूरा कोर्स करवाया जाएगा, DC, AC, चुंबक, मशीन, मेजरमेंट, पावर सिस्टम। तो लगातार वीडियो मिलेगी आपको। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो करंट, वोल्टेज और चार्ज, आवेश के बारे में है। पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, उन सब की डिटेल पढ़ेंगे अपने। तो अपने स्टार्ट करते हैं आवेश से। देखो, स्टार्ट करते हैं अपने आवेश। आवेश क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चार्ज बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आवेश। ठीक है, देखो जब अपने बात करते हैं परमाणु की, तो परमाणु में आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो अपने एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं डीसी परिपथ से। ठीक है, तो आवेश से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। ठीक है, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तो आवेश को लिखते हैं अपने कैपिटल क्यू से। इसको प्रतीक है वो क्यू है। ठीक है, प्रतीक क्या होता है इसका? क्यू। ठीक है, ये जाके और आवेश का जो मात्रक होता है SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक जो होता है वो होता है कूलम। कूलम बोल देते हैं, कूलम बोल देते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, आवेश का जो SI मात्रक है वो कूलम है। ठीक है, ध्यान रखें। अब आवेश होता क्या है, ध्यान रखें। जैसे इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है, ठीक है, और प्रोटॉन पर क्या है? धन आवेश होता है। ये दोनों ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश। अपने आवेश को इससे दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर माइनस लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और प्लस लगा है तो प्रोटॉन पर आवेश है। और न्यूट्रॉन पर आवेश होता नहीं है, न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। और बोला जाएगा कि परमाणु पर आवेश कितना होता है? परमाणु पर क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन या न्यूट्रल होता है। परमाणु पर आवेश, कोई आवेश नहीं होता। क्यों नहीं होता परमाणु पर आवेश? क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, इसलिए बोलते हैं परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। जब प्लस और माइनस के चार्ज बराबर हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा परमाणु, तो परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आवेश की, चार्ज की। मात्रक कैसा है? मात्रक तो कूलम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका मान कितना होता है? माइनस दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 के पास -19 C मतलब कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, ध्यान रखें। और प्रोटॉन पर क्या है? धन लगे, प्लस लग जाता है, और बाकी सेम टू सेम यही रहता है। ठीक है, तो अगर माइनस लगा ये दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और प्लस लगा दिखा रहा है प्रोटॉन का आवेश, ध्यान रखें। अब देखो बात करते हैं आवेश के बारे में। अब आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है? ठीक है, उससे पढ़ते हैं अपने। आवेश का दूसरा मात्रक देखो, पढ़ते हैं अपने। अब आता है आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा से, आवेश की मात्रा से कैसे बनता है? ठीक है, देखो आवेश चल रहा है। ठीक है, आवेश का मतलब कोई किसी चीज के अंदर या किसी तार के अंदर आवेश चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं। चलते क्या है? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है, तो आवेश चल रहा है। आवेश क्या हो रहा है? चल रहा है। मतलब कभी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, उसका चार्ज मूव करता है। ठीक है, चार्ज आगे फ्लो करता है, तो बोलते हैं कि आवेश चल रहा है। ठीक है, आवेश चल रहा है तो आवेश के लिए अपने क्या, जब आवेश चलता है तो क्या चलती है? धारा चलती है। जब आवेश चलता है तो क्या चलती है? धारा चलती है। और कितने समय में चल रही है वो अपने देखते हैं, टाइम से। ठीक है, तो आवेश की मात्रा Q बराबर क्या लिखते हैं अपने? I इंटू टी। I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। ठीक है, तो ये आवेश की मात्रा का फॉर्मूला है, Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक बनेगा एम्पियर इंटू में सेकंड। आवेश का दूसरा मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, और SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलम। SI मात्रक तो ये बताया हुआ कूलम, दूसरा मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। ये ध्यान रखना, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का ही मात्रक है। और कूलम इसका मात्रक है, वो भी आवेश का ही मात्रक है। ठीक है, अब इसके बाद एक और आवेश से फॉर्मूला बनता है कि Q बराबर, आवेश की मात्रा से ही फॉर्मूला होता है। Q बराबर आपको क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होती है। ठीक है, कि आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो Q बराबर N इंटू E, ये फॉर्मूला होता है।
Q बराबर n इंटू ई। अब इसमें n क्या है? n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और e क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। वो आपको मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आपके पास होगा। ठीक है, ध्यान रखें, Q बराबर n इंटू ई और Q बराबर I इंटू टी। ये भी आवेश का और ये भी आवेश का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस का आवेश होता है और प्रोटॉन पर या होल्स पर क्या होता है? धन आवेश होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे। अभी ये फॉर्मूले अभी आगे काम आएंगे, तो ध्यान रखें। अपने फॉर्मूले पढ़े हैं आवेश के लिए, Q इक्वल्स टू I इंटू टी और Q इक्वल्स टू N इंटू टी। ये आवेश की मात्रा और आवेश के फॉर्मूले हैं, ध्यान रखें। आवेश का मात्रा कूलम 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, और ये आवेश की मात्रा के लिए। अब यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली जाएगी। यहाँ से क्या निकाली जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये ध्यान रखें। अब अपने आगे का टॉपिक जो है वो है धारा के बारे में। आगे में पढ़ते हैं करंट के बारे में, धारा। अब देखो, आवेश से बात करते हैं कि करंट। ठीक है, अब करंट क्या होती है, धारा क्या होती है, ये देखो पढ़ते हैं अपने। कि हमने पढ़ते हैं कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर धारा चल रही है। हमेशा इलेक्ट्रॉन अपना स्थान कभी चेंज नहीं करते। हमेशा इलेक्ट्रॉन अपना जो आवेश है वो क्या स्थानांतरित करते हैं एक से दूसरे आवेश की ओर। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं? कंपन करते हैं, और कंपन के द्वारा अपनी एनर्जी को, अपने आवेश को आगे वाले इलेक्ट्रॉन में, आगे वाले चार्ज के अंदर क्या ट्रांसफर करते हैं। इसी प्रकार से क्या करंट चलती है। ठीक है, तो आवेश में पढ़ते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या बनता है, डेफिनेशन क्या बनती है। अपने पढ़ते हैं आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, या फिर बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, या तो क्या पढ़ेंगे? आवेश प्रवाह की दर, या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर। ठीक है, क्योंकि आवेश चलता है तो एकदम से क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत धारा कहलाती है, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर भी कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ये नॉर्मल डेफिनेशन सबको पता होती है। अब धारा को लिखते हैं अपने आई से, नोट करते हैं आई से। अब देखो, आवेश प्रवाह की दर तो Q अपॉन में T, ये इसका फॉर्मूला। I बराबर Q अपॉन में T। आवेश, Q मतलब क्या होता है? आवेश। ठीक है, और T मतलब क्या होता है? समय। और समय ध्यान रखना, नोट करके, इस समय हमेशा क्या है? सेकंड में लिया जाएगा। कहीं भी लिया जाएगा समय हमेशा क्या लिया जाएगा? सेकंड में लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अब अपने देखो, इस आवेश के मान को अपने यहाँ रखेंगे Q की जगह। ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कई बार क्वेश्चन आता है ना, 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, 10 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो अपने इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा अभी देखते हैं। देखो, तो अपने पास Q बराबर क्या है? N इंटू ई होता है। तो I बराबर N इंटू ई अपॉन में T। ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा। अपने पास क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा I इक्वल्स टू N इंटू ई अपॉन में T। ठीक है, अब देखो, इस फॉर्मूले का उपयोग करके अपने क्या है? किसी भी धारा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, या किसी भी आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वैसे आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, लेकिन इस कई बार भूल जाए तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। धारा का मात्रक सबको पता है ना, धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक तो होता है एम्पियर। ऐसा ही मात्रक तो होता है एम्पियर। लेकिन दूसरा मात्रक, धारा का दूसरा मात्रक देखो यहाँ से बना है, कूलम प्रति सेकंड। दूसरा मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कूलम प्रति सेकंड किसका मात्रक है, तो बताएंगे विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक, या आवेश की मात्रा का मात्रक। ठीक है, तो आवेश बोल सकते हैं, आवेश की मात्रा बोल सकते हैं। तो एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। और कूलम प्रति सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। आवेश किसका मात्रक है? ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है? कूलम है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। ये ध्यान रखें, ऐसा ही मात्रक ध्यान रखें, दूसरे मात्रक ध्यान रखें, आवेश का भी और धारा का भी। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होगी,
लेकिन अपने इस फॉर्मूले से करके देखते हैं कि 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे करती है। ठीक है, अब देखो आपको धारा दी है 1 एम्पियर, लेकिन समय का मान नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट अगर समय नहीं दिया हो तो आपको 1 सेकंड रखना है। अगर समय दिया हो तो आप समय को सेकंड में बदल के रख सकते हो। अगर 1 घंटा दिया होता तो आप उस घंटे को सेकंड में चेंज करते और अपना मान रख लेते। अब बाय डिफॉल्ट आपको समय नहीं दिया, समय आप क्या रखना है, 1 सेकंड रखना है। ठीक है, क्योंकि अपने धारा निकालने के लिए सेकंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो धारा अपने दिए 1 एम्पियर। ठीक है, अब एन आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, एन आपको क्या करना है, निकालना है। अब ई है एक इलेक्ट्रॉनों का आवेश, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ध्यान रखें इसके आवेश का आगे माइनस तो होता है, वो दिखाता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, उसको कभी कैलकुलेशन में संख्यात्मक रूप से साथ में नहीं लिया था, वो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और समय आपको क्या लेना है, सेकंड, 1 सेकंड अपने समय लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, अपॉन में 1 किया, इसका वजन गुणा किया तो 1 से 1 आ गया, और इसको पूरे से करेंगे समीकरण को तो n × 1.6 × 10⁻⁻19। n का मान निकालेंगे तो ये गुणा में, तो इसके सारे भाग में चला जाएगा, तो n = 1/1.6 × 10⁻⁻19 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसको पूरा मान निकालेंगे तो 1 बटा में 1.6 का भाग देंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18। तो आपको पता लग गया होगा कि 1 एम्पियर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18। इस तरह की कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो अब आपको पता है कि 1 एम्पियर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 एम्पियर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कई किताबों में 6.24 भी दिया होता है, 6.23 भी दिया होता है, तो सही मान जो वो 6.25 है, बाकी आसपास जो भी आए वो भी सही होगा। 6.24 भी सही होता है और 6.25 भी सही मानता है। ऑप्शन के डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन किस तरह के आ रहे हैं। तो 6.25 × 10⁻18। अब कई बार इसी ऑप्शन को घुमा देता हूँ, इसी ऑप्शन को घुमाकर अपने आंसर गलत करवा देता है। तो देखो ऑप्शन में कैसे कर सकते हैं, अभी देखते हैं। आपके पास आया है कि क्वेश्चन ये बनेगा कि 1 एम्पियर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, 1 एम्पियर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये तो अपने को याद रहता है कि 6.25 × 10⁻18। अब इसमें चेंज कर देता है, इस पॉइंट में हेरफेर कर देता है, उसकी घात में हेरफेर कर देता है। कैसे, आपको सही ध्यान रखना है कि 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आप ध्यान रखें। नंबर 1 625 × 10⁻625 × 10 की पावर क्या होगा, 16। ये भी सही है। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान रखें कि 62.5 × 10⁻17। ठीक है, तीसरा 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये ध्यान रखें। और तीसरा 0.625 × 10⁻16। अब इनमें से कोई भी एक ऑप्शन बन सकता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, आपके अंदर देखो आपको ये याद रहता है 6.25 × 10⁻18। अब पॉइंट को आगे पीछे किसका आएगा, आपका आंसर गलत कराने के लिए या तो इनके घात में चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है, और या फिर इनके पॉइंटों में चेंज होगा, इनके पॉइंटों में। तो 625 × 10 की पावर क्या आता है, 16 आता है। ठीक है, 62.5 × 10⁻17 आता है, 6.25 × 10⁻18 आता है 18, और 0.625 × 10 की पावर क्या आता है, 16। तो ये आप ऑप्शन ध्यान रखें, 1 एम्पियर में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन ऑप्शन से आप कर सकते हो। ये ऑप्शन सारे के सारे सही है, इनमें से एक मिलेगा आपको, ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। तो किसी तरह से ऑप्शन घात चेंज होगी या फिर पॉइंट चेंज होगा, तो आपको ये ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा, गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो अब कई बार क्वेश्चन और घुमा देता है, आवेश से क्वेश्चन या धारा से क्वेश्चन और घुमा देता है, वो देखते हैं कैसे घुमा सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए, एक कूलम में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ध्यान रखें 1 कूलम या 1 एम्पियर, बात एक ही होगी। ठीक है, 1 कूलम और 1 एम्पियर कैसे, देखो अपने ध्यान रखें, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, अब आपको आवेश का मान क्या दिया, 1 कूलम, और समय क्या कितना होता है, 1 सेकंड होता है। तो कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 एम्पियर तो आएगा। ठीक है, चाहे आपको 1 कूलम दिया जाए चाहे 1 एम्पियर दे दे,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो कूलाम आए या एम्पियर लिखा है, आपको इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अगर आपके पास अब क्वेश्चन आ रहा है कि 10 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो आपको 1 एम्पियर का पता है, 1 एम्पियर में कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। 1 एम्पियर का आपको पता है, 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 एम्पियर में 10 एम्पियर के लिए क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 एम्पियर में निकालेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो या आप क्या कर दो, पॉइंट में चेंज कर लो, या फिर क्या कर लो, इसकी घात में चेंज कर लो। तो आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, 6.25 इंटू 10 की पावर 19 भी कर सकते हो, ये भी राइट होगा। और पॉइंट में चेंज करना है तो पॉइंट में क्या करोगे आप, 62.5 इंटू 10 की पावर 18। कैसे किया, इसका पॉइंट हटाओ, डबल जीरो लगा लो, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 पॉइंट फिर आ जाए, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने करके दिखा दिया आपको, इस तरह से आप करो तो ये दोनों सही होंगे। तो आपको जितनी भी धारा दी है आपको उससे मल्टीप्लाई करते जाना है, आपका आंसर आता है या तो घात में चेंज होगा या इन पॉइंटों में चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप धारा के क्वेश्चन सही कर सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने। अब ध्यान रखें, चाहे आपको आवेश का नाम दे, चाहे आपको धारा का नाम दे, इसी तरीके से आपको आंसर निकालना, क्योंकि आवेश ही धारा होती है। ठीक है, आवेश चलेगा तो वही धारा चलेगी। तो इस तरह से आप आवेश की और धारा के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन निकालने का, मात्रक निकालने का आप कर सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने वोल्टेज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज, जिसे अपने क्या बोलते हैं, विभव, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोल्टेज। अब देखो वोल्टेज क्या है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में पढ़ सकते हैं, वोल्टेज लिखो या चाहे ईएमएफ लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ईएमएफ को तो उत्पन्न किया जाता है, जैसे अल्टरनेटर और जनरेटर से उत्पन्न किया जाता है, और वोल्टेज के टर्मिनल पे मिलती है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। देखो नॉर्मल भाषा में अपने बोलेंगे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक प्रकार का बल है, या वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स है। ठीक है, बल और फोर्स क्यों बोला गया है कि वोल्टेज एक प्रकार का बल है, क्यों बोला गया है कि वोल्टेज क्या करता है, अगर कोई बल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने आवेश को स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे, कंपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आवेश को चलाने के लिए या इलेक्ट्रॉन को कंपन करवाने के लिए आपको एक बल चाहिए, और वो बल कौन देता है, ये विभव या वोल्टेज देता है। ठीक है, कैसे देखते हैं, समझते हैं। अगर अपने पास एक वायर है, ठीक है, और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है, अपने पास इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज। ठीक है, जब इसको कोई ऊर्जा दी जाएगी, ऊर्जा मतलब बल दिया जाएगा, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंपन करने लग जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंपन, और अपने आवेश को क्या कर देंगे, आगे स्थानांतरित कर देंगे, और ये आगे स्थानांतरित कर देंगे। इस तरह से आवेश क्या होगा, स्थानांतरित होता रहेगा, और धारा क्या हो जाएगी, धारा चलेगी, धारा चलेगी। ठीक है, ये धारा। तो वोल्टेज एक प्रकार का क्या है, बल। ध्यान रखें, वोल्टेज एक प्रकार का बल है जो आवेश को प्रवाहित करता है, जो आवेश को प्रवाहित करता है। वोल्टेज एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का फोर्स है, जो आवेश को क्या करता है, प्रवाहित करता है या आवेश को चलाता है। ठीक है, अब देखो ये तो समझने का तरीका होगा, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक प्रकार का बल है, अगर वोल्टेज नहीं है तो धारा नहीं चल सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे बात करते हैं, इसके डेफिनेशन से बात करते हैं, डेफिनेशन से क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है कि आपके पास कोई चालक था, आपके पास कोई चालक था, ठीक है, अब इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर इस पॉइंट का इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के पास अपना आवेश स्थानांतरित कर देगा, मतलब यहाँ का आवेश यहाँ तक आवेश पहुंच जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट का आवेश एंडिंग पॉइंट तक आवेश पहुंच जाएगा। ठीक है, तब बोलेंगे कि धारा यहाँ पहुंच, धारा क्या होगी, यहाँ तक पहुंची। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे इसको कि इकाई आवेश, अपने एक ही इलेक्ट्रॉन को लेकर चलते हैं, इकाई आवेश को लेकर चलते हैं, बोलेंगे कि इकाई आवेश। ठीक है, इसको मैं दोहरा यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या लिखेंगे कि इकाई आवेश को, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है या वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि अपने पास पढ़ते हैं कि इकाई आवेश को, यहाँ पर जो आवेश है, इस इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक बिंदु से, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा बिंदु, ठीक है, या अनंत बिंदु बोल सकते हो आप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बोलते हैं। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ तक पहुंचेगा तब धारा अपने वहां तक पहुंच जाएगी, सर्किट तक पहुंचेगी लोड पर। ठीक है, तो एक बिंदु का आवेश दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा से इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य लिखते हैं W, क्या कहलाता है, वोल्टेज। तो V बराबर W/q, ये अपने पास कार्य है और ये अपने पास क्या है, आवेश। ठीक है, ये ध्यान। तो P बराबर W/q, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज या विभव कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो वोल्टेज का मात्रक जो है वो ऐसा ही मात्रक तो हमें पता है क्या होता है, वोल्ट होता है। ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है, वोल्ट होता है। लेकिन दूसरा मात्रक देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। ठीक है, ये ध्यान रखें, जूल प्रति कूलम्ब किसका मात्रक है, वोल्टेज या विभव का मात्रक है। वोल्टेज का मात्रक है तो वो वोल्टेज विभव का मात्रक। लिख देता हूं मैं, जूल प्रति कूलम्ब किसका मात्रक है, वोल्टेज। तो ये प्रश्न पूछा गया है, जूल प्रति कूलम्ब किसका मात्रक होता है। ठीक है, जूल प्रति कूलम्ब किसका मात्रक होता है, विभव या वोल्टेज का मात्रक होता है। ठीक है, वोल्टेज एक प्रकार का बल है जो आपको ध्यान रखना है, जो आवेश को चलाने में अपनी सहायता प्रदान करता है। और डेफिनेशन क्या है तो मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से आप वोल्टेज समझ सकते हो, वोल्टेज से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर वोल्टेज ना हो तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो एक शब्द आता है विभवांतर। क्या आता है, विभवांतर। विभवांतर क्या होगा। ठीक है, अब विभवांतर क्या होगा देखते हैं कि अपने पास एक वायर थी। ठीक है, अब इसके एक पॉइंट और दो पॉइंट। ठीक है, ये अपने लेते हैं बैटरी, एक प्लस का टर्मिनल होता है और एक माइनस का टर्मिनल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ते हैं एक लैंप। ठीक है, अब 12 वोल्ट की बैटरी, क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी। विभवांतर क्या आता है, अगर इन दोनों के बीच में अंतर हो, मतलब धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल की वोल्टेज के अंदर क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, कैसे, अगर प्लस की टर्मिनल की वोल्टेज है 12 वोल्ट और माइनस टर्मिनल की वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो दोनों के अंदर अंतर है कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का। विभवांतर है तो धारा प्रवाहित होगी। कहने का मतलब धारा कितनी चलती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, मतलब धारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होती है। धारा कितने चलेगी, हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलेगी। ठीक है, मतलब धारा को प्रवाहित करने के लिए विभवांतर जरूरी है। धारा को प्रवाहित करने के लिए विभवांतर जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, अगर विभवांतर का मान शून्य, अगर क्या विभवांतर का मान क्या है, विभवांतर का मान क्या है, शून्य। विभवांतर अगर शून्य हो तो धारा क्या होगी, अगर विभवांतर शून्य मतलब दोनों की वोल्टेज क्या बराबर है, प्लस की वोल्टेज और माइनस की वोल्टेज क्या बराबर है, तो विभवांतर क्या होगा, जीरो होगा। तो धारा भी क्या होगा इसके अंदर, जीरो। धारा का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। ये ध्यान रखें। तो धारा को प्रवाहित करने के लिए, ठीक है, विभवांतर होना जरूरी। अब क्वेश्चन बनता है कि धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए आपको, विभव चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो धारा की दिशा में क्या होता है, विभवांतर ही बताता है, क्योंकि विभवांतर क्या बताएगा कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा चलती है। तो धारा की दिशा कैसे बताएंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो इन दोनों का अंतर क्या होता है, विभवांतर ही होता है। ठीक है, ध्यान रखें, विभवांतर का मान अगर शून्य है तो धारा भी क्या होगी, शून्य। विभवांतर होता क्या है, दो टर्मिनलों के बीच का अंतर या दो बिंदुओं के बीच का अंतर क्या होता है, विभवांतर होता है। अपने धारा की बात कर रहे थे तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा चलती है, यह आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो यही है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा चलती है। दूसरा बोल सकते हैं धारा के इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या चलती है, धारा चलती है। ध्यान रखें। तीसरा बोल सकते हैं होल की डायरेक्शन में,
होल्स, होल्स को क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं, कोटर की दिशा। तो धारा की दिशा में 3 पॉइंट बनते हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा चलती है, या हाई उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर धारा चलती है, या इलेक्ट्रोड में विपरीत दिशा में धारा चलती है, या बोलते हैं होल या कोटर की दिशा में क्या चलती है, धारा चलती है। ये ध्यान रखें आप, धारा की दिशा के लिए आप 3 पॉइंट ध्यान रखें। विभवांतर क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच का अंतर या 2 वोल्टेज के बीच का अंतर विभवांतर होता है। अगर विभवांतर का मान 0 है तो धारा का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास करंट, वोल्टेज, विभव, विभवांतर के बारे में आपको पता लग गया होगा, अब इसके बारे में पता लग गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप उसको हल कर देंगे। देखो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो एम्पियर से बनते हैं, वोल्टेज से बनते हैं। इनका मात्रक 1-2 बार तो एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, या एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और इनके मात्रक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ओम का नियम पढ़ेंगे, ओम के नियम से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिरोध का नियम पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि जैसे आपके पास वीडियो बने आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अपनी तैयारी को क्या रखें, कंटिन्यू रखें। DFCCL की तैयारी जारी रखें, एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, अपने फॉर्म भर लें। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर 120 क्वेश्चन है वो थ्योरी के ही हैं, तो इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। अपने नोट्स बनाए रखें साथ साथ में। तो कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और या फिर एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपके आंसर मैं दे दूँगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।